सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस चैनल। इस चैनल पर हम एक नई सीरीज आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी दिल से, जिसमें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्यों है। आपको अगर नीट एग्जाम क्लियर करना है बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ, तो एक बच्चों में काफी बड़ा मिथ रहता है कि यार फिजिक्स की एनसीईआरटी तो जरूरी नहीं है, फिजिक्स के लिए आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक को यूज करिए तभी आपका नीट में सिलेक्शन होगा। बट इसी मिथ को मैं ब्रेक करने के लिए यहां पर आया हूं। हु एम आई, सबसे पहले तो ये बता देते हैं, फिर इस मिथ को ब्रेक करेंगे। सो माई नेम इज मनोज कुमार। मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, दिल्ली से। 10 ईयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस मुझे है। मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में, पढ़ाया है इंडिया के बेस्ट टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में। सो मुझे पता है कि बच्चे क्या गलती करते हैं, और एग्जाम टाइम पर जब उनके पास कम टाइम बचता है तो जुगाड़ ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कर देते हैं। बट आपको बेसिक्स पर रहना है। बेसिक्स है कि एनसीईआरटी आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, इसके बाद फिर नीट के पीवाईक्यूज क्वेश्चन और उन पीवाईक्यूज क्वेश्चन से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको देखना है। ठीक है, मैं एक ऐसा टीचर हूं कि बहुत ही मिनिमम चीजों में आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की कैपेबिलिटी रखता हूं। तो मैं आपको इस वाले लेक्चर में मैंने बहुत ही कम क्वेश्चंस लिए हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं कि इसके बाद अगर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हैं तो आप सारे के सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। तो इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट चैप्टर ये था कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से ही सिखाऊं कि कौन कौन सी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए कि न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। अभी नीट 2024 के लिए लेटेस्ट सिलेबस जो आया है उसको भी मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, और एनसीईआरटी अगर आप नई एनसीईआरटी देखेंगे तो ये वाला चैप्टर है चैप्टर 1, और ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर 2। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको नई एनसीईआरटी से करने हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दूंगा, और फिर टाइम देने के बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसका आंसर ये है और एनसीईआरटी में कहां ये दे रखा था। आपको पतली सी एनसीईआरटी थ्योरी के लिए अगर आप पढ़ लेंगे और उसके पैटर्न समझ लेंगे कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसके अलावा आपको किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सब आपका जलवा है कि न्यूमेरिकल्स कैसे आप सॉल्व करते हैं, उसको ही मैं यहाँ पे सिखाऊंगा कि कैसे लिमिटेड चीजों में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में हमसे पूछ रहा है, जो हमारे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, फंडामेंटल यूनिट्स है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। तो हमारे पास दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स रहती हैं। इसके बारे में पूछ रहा है कि डायमेंशंस और यूनिट्स होती है कि नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों डायमेंशनलेस है, दोनों की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट होती है डायमेंशन नहीं है, या डायमेंशन है यूनिट नहीं है? यही सब ऑप्शंस में दे रखा है, क्या लगता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट्स होती है बट डायमेंशंस नहीं होते। प्लेन एंगल का जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास? रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, डायमेंशंस इनके कुछ नहीं होते बिकॉज एक रेशियो है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कहां पे दे रखा है। मैंने ये वाला पेज जो लिया है नई एनसीईआरटी से लिया है, पेज नंबर 2, और यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं। आपको ये ऐसा डायग्राम दिखेगा, ठीक है, डायग्राम आपको ऐसा दिख जाएगा, आप वहां पे पहुंच जाएंगे। ये डायग्राम डिपिक्ट करता है कि हमारे पास जो प्लेन एंगल बन रहा है उसको ये हमारे पास शो कर रहा है, जो प्लेन एंगल बनता है। सो थीटा हमारे पास क्या होता है? एल बाय आर होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है जो हमारे पास यहाँ पे बनी है, इस लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ पे डीएस ले रखा है। रेडियस जो हमारे पास है इसको आर ले रखा है, इसकी यूनिट हमारे पास रहती है रेडियन। ये हमारे पास एक सॉलिड एंगल है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल के लिए हम इसको यूज करते हैं सिग्मा से। सिग्मा हमारे पास रहता है कितना? एरिया स्वीप किया है, तो ये एरिया स्वीप कर रहा है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे रहता है जो रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये एनसीईआरटी में कहां दे रखा है, यहां पे हमारे पास लाइन दे रखी है, द यूनिट, बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्टेटमेंट, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, ठीक है, इज रेडियन with the symbol RAD, and the unit of solid angle is steradian with the symbol SR, and both these are dimensionless quantities। यानी आपको ये पता लग गया कि दोनों की यूनिट्स तो होती है, ठीक है, यूनिट्स दोनों की अलग अलग पता लग गई, ये रेडियन है स्टेरेडियन है, बट डायमेंशंस इन दोनों के नहीं होते हैं। तो दोनों के डायमेंशंस नहीं है, यही हमारा यहां पर आंसर था। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और बिल्कुल पतली सी एनसीईआरटी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। वैसे इसे टीचर्स बता ही देते हैं जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बट रिवीजन के टाइम पर हमें काफी ज्यादा जरूरी रहती है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि यार इसकी यूनिट बता दो, उसकी यूनिट बता दो, तो ये क्वेश्चन काफी बच्चों को परेशान करते हैं। अच्छा, यूनिट की अगर हम बात करें, आपने क्लास 11th की फिजिक्स, क्लास 12th की फिजिक्स अगर पूरी तरीके से पढ़ लिया है, इसको रिवाइज कर लिया है,
और बार बार जब आप रिवाइज करते हैं तो यूनिट इतना बड़ा मतलब नहीं रहता। बट चैप्टर 1 में जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको ये यूनिट्स के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और अगर आप 11th में है तो वैसी टेंशन में आ जाएंगे। तो अब ये यूनिट्स वाले क्वेश्चंस करे कैसे? क्योंकि अगर मैं ये वाला टॉपिक अगर देखूं, जैसे यहां पे हमसे पूछा है कि यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और मैंने बहुत ही कोशिश करी है कि मैं इस लेक्चर में वैसे ही क्वेश्चंस लूं जो लेटेस्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो ये नीट 2019, 2020, 21, 22, 23 के ही मैंने 5 ईयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं। थर्मल कंडक्टिविटी आपसे पूछ रहा है। अगर इस चैप्टर को हम देखें तो जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो थर्मल प्रॉपर्टीज का एक अलग से चैप्टर है, और वहां पे इस कॉन्सेप्ट का डिस्कशन है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो बट ये हमारा जब हम बात कर रहे हैं नई एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1 में, और यूनिट्स एंड डायमेंशंस में पीवाईक्यूज दे रखे हैं बिकॉज यूनिट्स यहीं से पूछता है। तो यहां पे बच्चा कैसे करे और कैसे बताए? क्योंकि जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ हमारे पास L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और यहां से हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, तो हीट यहां से यहां ट्रांसफर होने का जो हीट का रेट रहता है, रेट की अगर हम बात करें तो उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि H/T वो हमारे पास प्रोपोर्शनल रहती है एरिया के, ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंस के, कि यहाँ पे इस साइड का टेम्परेचर अगर T1 है दूसरे साइड का T2 है तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है, डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, और कांस्टेंट को हटा के हम K लिखते हैं। तो बेसिकली इस K के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। अब K को अगर आप निकालेंगे तो K आपके पास क्या है, हीट हमारे पास क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट हमारे पास क्या रहती है, जूल्स रहती है, जूल्स पर सेकेंड यहाँ पर आ गया। ये लेंथ है तो आप इसको लेंथ को मीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया आपके पास है तो ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो हमारे पास डेल्टा टी आया है तो डेल्टा की टी को हम यहाँ पर केल्विन में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। मीटर मीटर से इसको कट कर दो तो आपके पास यूनिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी जूल्स पर सेकेंड और पर केल्विन। ये आपके पास यहां पर यूनिट आ गई, एक मीटर भी है M-1, तो ये यूनिट आपके पास आ गई। बट आप ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए कहीं पर भी ऑप्शन हमारे पास मैच नहीं हो रहे, यहां पर 3 है, यहां पर वो है। फिर आप एक चीज और देखेंगे कि अगर मैं बात करूं इस चीज की, ठीक है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास पावर होता है, यानी कि जूल्स पर सेकंड हमारे पास वॉट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वॉट इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप कि ये हमारे पास मिल जाएगा, हाँ ये हमारे पास मिल गया यहां पे। बट अब फर्स्ट चैप्टर में अगर आप पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। जाते जाते तो आप थर्मल प्रॉपर्टीज तक जब पहुंचेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट पता लगेगा, बट फर्स्ट चैप्टर में आपको कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नीट में अब तक क्या चीजें पूछी हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको एक स्किल आनी चाहिए, और वो स्किल होती है पैटर्न को समझने की। अगर कोई एक वायरस डिजीज आई है तो वायरस डिजीज में आप कौन सी दवाई देंगे, यही रहेगा ना। अगर बैक्टीरियल प्रॉब्लम आई है तो बैक्टीरियल में कौन सी देंगे। तो अब ये चीजें आप समझेंगे जब आप डॉक्टर करेंगे, बट आपको पहले से डॉक्टर की तरह बिहेव करना है। क्वेश्चंस भी जो रहते हैं ये भी पैटर्न की तरह होते हैं। आपको समझना है कि ये क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे ही पूछ लिया क्या रैंडमली किसी टीचर ने, कि अपनी मर्जी से उसका मन कर रहा है थर्मल कंडक्टिविटी पूछते हैं आज इस साल, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे, ये तो हमने कहा कि हमारा ऑप्शन ये आ गया, अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो एनसीईआरटी की लाइन जब आप पढ़ रहे हैं तो यहां पे रेफरेंसेस दे रखे हैं आपको। देखिए इसी चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो रेफरेंसेस यहां पे दे रखे हैं अपेंडिक्स के 6.1, 6.2, ये अपेंडिक्स आपको दे रखा है 6.3, 6.2, 6.3। अब इन अपेंडिक्स पर जब आप जाते हैं तो बहुत सारी यूनिट्स आपको मिलती है, और इन यूनिट्स को आपको याद करना ही करना है। बाकी और किसी चीज को छोड़ दो, बाकी जब आप क्लास 11th और क्लास 12 जब आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपको वो चीजें याद भी रहेंगी। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन यूनिट्स को आपको जरूर देखना है। तो यहाँ पे आपको मिल रही है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे आपको मिली है वॉट पर मीटर पर केल्विन। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जो जो एनसीईआरटी में चीजें लिखी हुई हैं, ये टेबल्स वगैरह सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यूनिट्स का चार्ट अपने पास रख लो, उन यूनिट्स को बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि हमेशा ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है यूनिट्स के ऊपर, और अच्छे से अच्छा बच्चा फंस जाता है। और ये वाला क्वेश्चन आता है सेक्शन ए में, जिसमें कोई चॉइस भी नहीं रहती छोड़ सको। सेक्शन बी में तो फिर भी एक चॉइस रहती है कि छोड़ दे, 5 क्वेश्चन छोड़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिकली पैटर्न समझना है कि पैटर्न क्या है, कहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दे रखा है द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ एन आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। अब ये जो चीज है ना कि
मतलब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, मिनट सेकेंड्स उनको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। ये पुरानी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। कब आया देखो, नीट 2020 में आया है। कितनी पुरानी एनसीईआरटी है। बच्चों को तो आंसर रटा रहता था, डायरेक्टली मार्क करके चले जाते थे। बट आपकी नई एनसीईआरटी में टॉपिक गायब है ही नहीं। अब है नहीं तो पर आपको तो करना है, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आप आगे के क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, और यूनिट्स दे रखा है सिलेबस में, मेंशन्ड है इस तरीके से। तो अब क्या रहता है, यहां पे एक बेसिक क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये तो मैंने कह दिया कि एग्जांपल सही है, मैं इसको दिखा भी दूंगा। देखिए आपको बेसिकली याद होना चाहिए कि जो हमारे पास 180 डिग्री होती है इसको हम पाई रेडियन कहते हैं। अब ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, कोई आपको कभी भी उठा के पूछ ले तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से अगर मैं 1 डिग्री की बात करूंगा तो 1 डिग्री आपके पास हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। अब जो 1 डिग्री हमारे पास होता है 1 डिग्री में, ठीक है 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स को हम एक डैश से शो करते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसको हम डबल से शो करते हैं। अब इनको यूज करके आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फिर तो बाकी आसान है, पाई की वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करिए, आप इसको कैलकुलेट करिए। और बाकी जब आपने अगर एनसीईआरटी देखी हो, इसका सॉल्व आंसर अगर हमारे पास रहेगा तो ये ए आ जाना चाहिए 2.91 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ेगी। ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जांपल 2.1, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आता था ये, अब वो फर्स्ट चैप्टर हटा ही दिया फिजिकल वर्ल्ड, वैसे भी वो ऐसे ही था, उसमें से क्वेश्चन तो बनता ही नहीं था कोई। ठीक है, तो देखिए 360 डिग्री 2 पाई के हिसाब से दे रखा है। मैंने कहा कि आपको याद करके रखना है 180 डिग्री पाई के बराबर रहता है। 1 डिग्री आपके पास निकल जाएगा, ये 1.745 10⁻⁻2। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है। ठीक है, इसको आप 1 मिनट को अगर निकालेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू पूछी थी, मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वो आपसे पूछ रहे हैं 2020 में। कितनी पुरानी एनसीईआरटी है, कितने सालों से वही एनसीईआरटी चल रही थी। एग्जाम्पल भी ये जिसको याद होते हैं ना कि यार ये आंसर रहेगा, तुरंत मार्क कर देते हैं। या तो कॉन्सेप्ट तो आपको समझना ही है कि कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए ये भी डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है, एरर्स के ऊपर का क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि द एरर इन द मेजरमेंट व्हिच अराइजेस ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। अब ये कुछ ऐसा है कि एरर्स तो वैसे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, मतलब एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट नीट के सिलेबस में आपको पढ़ना है। यानी कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही रेफर करनी है एरर्स के लिए। तो पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लेना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी हाईलाइटेड एनसीईआरटी। नीट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो अभी इसको देखते हैं। काफी लोगों ने इसे कॉमन सेंस से मार दिया था। पिछली बार के जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा सर कॉमन सेंस से मार दिया, एनसीईआरटी भूल गया था क्या लिखा था। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जिसमें हम हाईलाइटेड एनसीईआरटीज भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए अब क्या रहेगा यार, फ्लक्चुएशन हो रही है, अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या रहता है, कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कोई भी बच्चा कह देगा कि रैंडम हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पे जो एरर हमारे पास आ रहा है वो क्या है, रैंडम एरर। दूसरा लीस्ट काउंट एरर है। लीस्ट काउंट एरर हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अगर इंस्ट्रूमेंट हमने कोई छोटा या बड़ा ले लिया, मेजरमेंट जो कर सकता है, उसकी वजह से एरर आता है। पर्सनल एरर, किसी ने अपना फोन मिला दिया है, ठीक है, बाबू से बात कर रहा है, हेलो बाबू खाना खाया क्या, और मेजरमेंट चल रही है। जैसे भोपाल गैस वाली ट्रेजेडी, आपने वो मूवी देखी होगी ना, उसमें उसने पानी चला दिया, पानी चला के भूल गया। ठीक है, तो ये रहते हैं पर्सनल एरर। इनकी वजह से बहुत ज्यादा इंडस्ट्री को मतलब देखना पड़ता है। बाकी कई लोग तो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बाबू सोना से बात करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि बाबू सोना की वजह से नीट का स्कोर आपका कितना पीछे जा रहा है। अब देखते हैं एनसीईआरटी में कहां है। एनसीईआरटी पे अगर आप जाएंगे, रैंडम एरर्स की हम बात करें, रैंडम एरर्स के ऊपर पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको दे रखा है, और यहां पे पूरी लाइन वही है। मतलब आप सोचिए कि क्वेश्चन की लाइन भी चेंज नहीं करी। देखो लिखा है कि दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त कोई भी रैंडम चीजें चेंज हो रही है, जैसे अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो गया, वोल्टेज चेंज होगी, सप्लाई चेंज होगी, मैकेनिकल वाइब्रेशंस होगी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। ठीक है, इन सब की वजह से जो भी एरर आपके पास आ रहे हैं वो है रैंडम एरर। कितना सही है। तो एनसीईआरटी की थ्योरी आपको जरूर पढ़नी है।
उनके जो एग्जांपल्स है वो भी सॉल्व करने हैं, यहां से हमें पैटर्न पता लगेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। कितनी जल्दी आपकी रिवीजन हो जाएगी ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। और याद रखना है, चीते की चाल, बाज की नजर और मनोज सर की ट्रिक पर संदेह करते हो तो हार निश्चित ही है आपकी। अब चले देखते हैं, जो हमने बता दिया उसको फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एरर का मेरा फेवरेट क्वेश्चन। एरर जिंदगी में ऐड ही होते हैं, एरर कम नहीं होते। कहीं पर भी आए, ऊपर नीचे कहीं पर भी आए, एरर मतलब एरर। ठीक है, आपका दोस्त अगर आपको परेशान कर रहा है, आप कह दो यार तू तो है एरर। ठीक है, एरर नाम रख दो उसका। हाँ भाई एरर आ गया, एरर बात कर रहा है। अब देखो इधर हमारे पास क्या पूछा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो 4 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, ए बी सी डी। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, जैसे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी और उनको जब मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ परसेंटेज एरर आ रहा है। एक इक्वेशन हमारे पास है जो हमें निकालनी है x, और आपको बताना है कि इस पे टोटल एरर कितना रहेगा। अब मैंने आपको कहा कि एरर हमेशा ऐड होते हैं। क्या होता है, एरर हमेशा ऐड होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप एक बार इसे खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें एरर हमेशा ऐड होते हैं, तो मैं तो इस स्टेटमेंट को ऐड की फॉर्म में लिख देता हूं। जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी मैं इसको लिखूंगा 2a, जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देना। फिर मेरे पास ये जो पावर इसकी 1/2 है, तो मैंने इसे लिख दिया 1/2b, प्लस हमारे पास है 1/3c, प्लस हमारे पास यहां पे है 3 पे पावर, 3 पावर है तो हमने d लिख दिया। दिमाग दिमाग में बच्चा सॉल्व कर लेता है इसको यार, इतना मुश्किल नहीं है। ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, इसलिए मैं इसको करके दिखा रहा हूं यहां पे। ठीक है, फिर देखिए यहां पर हम बात करें, इस पे कितनी है 1, तो मैंने इसको लिख दिया 2। ये कितनी है 2, तो ये भी मेरे पास कितना हो गया 1। ये कितना है 3, तो ये मेरे पास कितना हो गया 1। ये 3 है, 4 3 12 हमारे पास रहा, ये 12 आ गया। ठीक है, 12 + 4 हमारे पास 16। आंसर हटा देते हैं इसको, देखिए ये हमारे पास आंसर है 16। ठीक है, अब कहां से सीखें, जैसे मैंने कहा कि पुरानी एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो पुरानी एनसीईआरटी में आपको सॉल्व्ड एग्जांपल है 2.11। यहां पे एक बहुत बढ़िया सी इक्वेशन दे रखी है, a पे पावर 4, b पे पावर 1/3, c डिवाइडेड बाय, मतलब डिवाइडेड बाय है c d पे पावर 3/2। अब इसका रिलेटिव एरर क्या रहता है, देखो यहां पर आपको दिखा रखा है 4 डेल्टा a बाय a। डेल्टा a बाय a बेसिकली क्या है कि मतलब आपके पास एरर कितना है, रेफरेंस क्या था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज ही तो आएगी। तो कोई भी टीचर रहता है तो इस क्वेश्चन को करवाता है, सॉल्व कराता है, और फिर आप तुरंत मार्क कर देते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये वो क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से था कि नहीं था? क्या ये पैटर्न एनसीईआरटी से था कि नहीं था? डायरेक्टली एनसीईआरटी अगर कर रखी तो क्वेश्चन कर लेते। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, थोड़ा सा पॉज देता हूं। नीट 2013 में भी सेम क्वेश्चन ऐसा आया था। ठीक है, जो वैल्यूज है यहां पे हमें दे रखी है, a पे पावर क्यूब, b पे पावर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय सी डी। आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। देखिए कमेंट में आप लिख देना, मुझे पता लग जाएगा कि कौन है चीता और कौन है हमारा बच्चा फीका। ठीक है, सो इसमें आपको लिखना है, तुरंत देखिए मार्क कर दीजिए, बिल्कुल टाइम लगेगा नहीं। ए पे है 3, तो मैंने इसको लिख दिया 3। यहां पे 2 2 मल्टीप्लाई करके 4। ठीक है, 3 + 4 7, और नीचे ही हमारे पास है एक एक ऐड कर दो इन्हें, 7 7 14, तो 14 हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए। डायरेक्टली सोच के आप बता सकते हैं। कोशिश करनी है कि आधा काम दिमाग से हो जाए, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। और फिर ये देखो कि आप जितना दिमाग से काम करते हैं उतने आपके क्वेश्चंस कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, सो हमारा आंसर आ गया 14। एक और क्वेश्चन, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, नीट 2023 का, अभी आया था। अब इसको भी देखते हैं, एरर के ऊपर क्वेश्चन है। यहां पे हमें दे रखा है कि एक मेटल वायर है जिसका मास हमारे पास इस तरीके से दे रखा है। आपको पता होना चाहिए, पहली वैल्यू अगर दे रखी है तो मतलब बिल्कुल सही से मेजरमेंट करिए, और दूसरी वैल्यू रहती है एक तरीके से एरर, कि इतना एरर वो इंस्ट्रूमेंट दे सकता है जब मेजर कर रहा है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है रेडियस, और तीसरी हमारे पास है लेंथ। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है। मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर बताना है इन दी मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सोचेंगे समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि इसको परसेंटेज में चेंज कर दो और आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं। दिखाएं करके, थोड़ा सा शायद मैंने स्पेस लिया है, हाँ इसमें मैंने स्पेस लिया था क्योंकि करके दिखाना पड़ेगा।
है ना, तभी तो आप मानेंगे। करके दिखाते हैं। सबसे पहले जो चीज पूछी होती है ना, इस पे अटैक किया करो। अगर डेंसिटी पूछी है तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। देखिए मास की मेजरमेंट हमें दे रखी है, बट दूसरी चीज की अगर हम देखें तो यहाँ पे रेडियस और लेंथ दे रखी है। तो अब रेडियस और लेंथ से वॉल्यूम से हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा। बचपन में आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसमें पढ़ा होगा कि अगर इस तरीके से वायर है तो वायर बेसिकली एक सिलेंडर का ही दूसरी फॉर्म है। तो सिलेंडर में हमारे पास यहाँ पे मान लिया जो लेंथ होती है वो हाइट होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है सर्कुलर वायर अगर हमारे पास है तो पाई आर स्क्वायर होगा। यानी मैं इसी को लिख सकता हूं कि हमारे पास होगा ये डेंसिटी जो है ये होगी मास डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, और यहां पे रहेगी लेंथ। पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, एच को मैंने लिख दिया कि लेंथ होगा। अब इसकी मेजरमेंट करते हुए देखिए पाई कांस्टेंट है। पाई क्या है जी, कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई एरर आएगा क्या, नहीं, सेम रहेगा। मास में एरर है, मास में कितना एरर है, परसेंटेज निकाल लीजिए, मास में कितना एरर है। देखिए मास की अगर हम बात करें एरर कितना है, तो एरर ये है डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास एरर कितना है 0.020 है, 2 डिवाइडेड बाय 0.4, और परसेंटेज अगर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा, बट आपको मैंने बताया भाई चीते की चाल आपकी रखेंगे। आप अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो मास को आप यहीं से देखेंगे, आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना होता है जब परसेंटेज निकालनी होती है। 2 जीरो को वहीं से सेट कर दो, 2 जीरो को वहीं से सेट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.2, और ये आपके पास आएगा 0.4, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आपके पास आ गया 1/2, यानी कि आपके पास आ गया 0.5%। कितने लोग ये बात समझ गए हैं। अगले वाला फिर खुद से निकाल दो, आपके पास रेडियस का पूछा है, रेडियस का एरर निकालो आर। आर में हमें पता है परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डेसिमल को सेट कर दो, ये आएगा 0.1, और नीचे मेरे पास क्या है 0.3, डेसिमल डेसिमल भी कट रहे हैं तो आपके पास आएगा 1/3। 1/3 का मतलब हमारे पास है 0.33%। कितने लोग समझ गए ये बात। फिर हम बात करते हैं लेंथ के लिए। लेंथ के लिए अगर बात करेंगे फिर से वही 2 जीरो को सेट कर दो, यानी कि 2/5, यानी कि 2/5, ठीक है। 2/5 की अगर हम बात करेंगे हमारे पास आ गया 0.4%, यानी कि सभी को मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया है। अब परसेंटेज में चेंज करने के बाद बस यहां पर आपको पता है कि एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। दुनिया में आप अपने साथ जितने भी एरर लेके चलेंगे आपकी दुनिया में वो एरर ऐड ही करेंगे, ठीक है। एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते परसेंटेज में अगर करें। मास की अगर बात करते हैं तो 0.5, रेडियस को डबल करना है। क्यों डबल करना है भाई, डबल क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास, स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। तो मेरे पास आ जाएगा 0.66। देखो मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि वैसे लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में। फिर मेरे पास लेंथ है, लेंथ मेरे पास है 0.4, 0.4 हमने यहाँ पे लिखा, कितना आ गया हमारे पास 6, 6 4 10, 5 11, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1.56। क्या बात समझ में आई, ठीक है। आगे आए, चलो नेक्स्ट। तो 1 हमारे पास वो वैल्यू आ गई है 1.56। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास आंसर कितना आ गया 1.6%, बाकी सब हमारे पास उससे अलग है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब कोई कहेगा कि सर ये क्वेश्चन जो है नीट 2023 में आया है, क्या ये भी एनसीईआरटी से था क्या, दिखा देते हैं भाई। अगर आप एनसीईआरटी पुराने वाली एनसीईआरटी देखें, वहां पर अगर न्यूमेरिकल देखें तो आपको मिलेगा एग्जांपल नंबर 2.9। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ओम्स लॉ पर क्वेश्चन दे रखा है, वोल्टेज और करंट आपको दिखा रखी है, आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस क्या होगा। रेजिस्टेंस जो लोग जानते हैं तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा भी है, तो हमारे पास R इज इक्वल टू क्या होगा, V/I। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता है कि अगर परसेंटेज एरर हमें निकालना है तो पहले V की परसेंटेज कितनी है, कितना इसमें एरर आ रहा है वो निकालेंगे। तो इसका एरर निकालने के लिए हमने क्या किया, V का एरर अगर हमें निकालना है जो वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको पता है डिवाइडेड बाय 100 किया है, इनटू 100 करेंगे तो यही 5% का एरर आ गया। फिर करंट में आप एरर निकाल लो। करंट में एरर निकालने के लिए देखिए 0.2 आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि 20 आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 10 है ये, तो आपके पास 2% का एरर आ गया। तो जब आपको वोल्टेज का एरर पता है, करंट का एरर पता है, आपको रेजिस्टेंस में एरर क्या होगा, डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास ऐड हो जाएगा, यानी कि आपको पता लग गया कि इसका एरर कितना होगा 7%। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि हमेशा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वही आ जाएगा, आंसर याद कर ले, वो नहीं है। आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर को पैटर्न समझना है। क्या समझना है, पैटर्न। बीमारी कौन सी है उसका पैटर्न समझना है, फिर वही दवाई देनी है। ऐसी ये है कि ये बीमारी समझ लो एक बार कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। अब वैसा क्वेश्चन आते ही आपको वही दिमाग लगाना है और वैसे ही उसको कर देना है, ठीक है। तो एक पैटर्न हमने यहां पर देख लिया कि एरर जब निकालते हैं तो किस तरीके से रहते हैं। एक दूसरे पैटर्न पे चलते हैं।
जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो डायमेंशन के क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत आएंगे। डायमेंशन के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी क्वांटिटीज आपकी अपेंडिक्स में दे रखी है वो आपको जरूर याद करनी है। जितनी क्वांटिटीज अपेंडिक्स में दे रखी है वो आपको जरूर याद करनी है। फिर फॉर्मूला बार बार आपको रिवाइज करने हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। साइंटिस्ट हमारे इतने होशियार बोले कि यार दुनिया में इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, कैसे मेजरमेंट करें, कैसे चीजों को समझें। तो साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस। उसने कहा यार इतनी सारी चीजें हमसे मेजरमेंट नहीं करी जाएगी, सबको यूनिफाई करो। जितनी भी यहां पर अलग अलग चीजें हैं इनको यूनिफाई कैसे करेंगे। तो यूनिफाई करने से हमें पता लगा कि बेसिकली 7 ही क्वांटिटीज हमारे पास होती है, MLT और बीच में C। क्या है जी? MLT बीच में C। MLT हमारे पास क्या है? यहां पर हमारे पास है मास, ये हमारे पास है लेंथ, ये हमारे पास है टाइम, ठीक है। और यहां पे हमारे पास है करंट, ये है करंट। नीचे जो मेरे पास है ये है यहां पे मोल, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और ये है हमारे पास टेम्परेचर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब दुनिया में जितनी आपको क्वांटिटीज दिखे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज दिख रहे हैं, उनको हम इन 7 क्वांटिटीज की नजरों से ही देखेंगे और ये देखेंगे इन 7 क्वांटिटीज का कितना हम यूज कर रहे हैं। इसी को कहते हैं डायमेंशन। बस डायमेंशन और कुछ नहीं है। भाई जैसे आप पिक्चर देखते हैं 1D 2D 3D, इसका मतलब क्या रहता है कि आपने लेंथ को कितनी बार यूज किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, वही डायमेंशन है। सिमिलरली इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम कितनी बार यूज कर रहे हैं, वही डायमेंशन है। अब यहां पे हम बात करें स्ट्रेस, तो जो स्ट्रेस हमारे पास है इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या रहता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कैसे? ML T-2। एरिया आपके पास कितना रहता है? L2। तो आपके पास यहां पे आ जाएगा ML-1T-2। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आपके पास ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डायमेंशन किसी को नहीं आता, कोई भी दिक्कत है आपको, पैटर्न्स यहां पे समझो, और कौन से पैटर्न आपको नहीं आ रहे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर ये वाला पैटर्न नहीं आता है, इसकी डिटेल लेक्चर ले लो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त हमें काफी दिक्कत रहती है। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा और हीरो बना के छोड़ूंगा, ठीक है, चीता बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन सही है। मैं अक्सर कहता हूं कि बरसात भी यूं ही नहीं होती, उसके लिए भी पानी को तपना पड़ता है। चढ़ना है आपको कामयाबी का शिखर तो कई बार घुटनों के बल चलना पड़ता है। आप सोचें कि यार जो पॉपुलर टीचर है, पॉपुलर बुक है, उसको फॉलो कर लें, नहीं रहेगा। आपको जो साथ दे रहा है आप उसके साथ रहिए। ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो साथ खड़ा सबसे बड़ा। हम आपके साथ है, रैंक प्लस आपके साथ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी बता दे। कोई भी अगर आपको दिक्कत है, आपका एक एक कमेंट का जवाब यहां पर दिया जा रहा है। बिल्कुल वीआईपी बने हुए हैं आप। और जब कोई चीज नई स्टार्ट होती है ना, तो आप वीआईपी हैं। बाद में ऐसा हो सकता है कि कमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो हम आपका रिप्लाई ना कर पाए, बट अभी हम एक एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इसका फायदा उठाए, पर्सनल टेंशन आपको यहां पे मिल रही है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा मैंने कहा कि आपकी नजर होनी चाहिए बाज की। अब हमारे पास एक आता है डायमेंशन एनालिसिस में, जिसमें हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब भी आपको ऐसी फिगर दिख जाए, पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। इफ x is equals to 80 plus bt square, where x is the distance traveled by the body in kilometer, while t is the time in second, then the unit of b। इसकी यूनिट बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि इसकी यूनिट क्या है। आप एक चीज याद रखिए, कभी भी अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वांटिटी है, जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको भी लिख देता हूं प्लस CD, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें ये कहता है कि यहां पे x की यूनिट और y की यूनिट सेम है। इस y की यूनिट a की यूनिट के बराबर है, b की यूनिट के बराबर है, और c और d के यूनिट के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आप जानते हैं कि x हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। और t आपके पास क्या है? टाइम है। किसी का भी उठा लो, अगर ये जो BT स्क्वायर है, यहां पे हमारे पास इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, BT स्क्वायर हमारे पास प्रोडक्ट है, और ये किसके बराबर है? x के बराबर है।
जब हम डायमेंशन चेक कर रहे होते हैं, जब हम वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, जब हम यूनिट चेक कर रहे होते हैं, तो बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, किसी को भी किसी के साथ कंपेयर करो और वैल्यू को निकाल के आंसर एंजॉय करो। आपको क्या निकालना है? बी का निकालना है। बी को अकेला कर दो, ये आपके पास आएगा एक्स बाई टी स्क्वायर, यानी कि आपको पता है कि एक्स हमारे पास डिस्टेंस है और ये आपके पास क्या है? टाइम है। डिस्टेंस की यूनिट आपको किलोमीटर में दे रखी है देखो, और टाइम की यूनिट आपके पास सेकंड्स में है। तो आपको यहां पे पता लग गया कि आपके पास किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर यहां पर वैल्यू आ गई है, डिवाइडेड में है तो पर में आएगा, ठीक है। या तो माइनस पावर लिख देगा या फिर इस तरीके से डिवाइड करके दिखा देगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये आपको इतना प्रैक्टिस कर लेनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की कि देखते ही पता लग जाए कि यार इसकी वैल्यू ये होगी। ए की वैल्यू क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ए की वैल्यू क्या होगी? ए पूछा नहीं है, बट ए की वैल्यू बता सकते हैं आप, ये नहीं बता सकते? चलिए, अब ये जो जलवा मैंने आपको दिखाया, इस क्वेश्चन को, ये है तो बहुत पुराना क्वेश्चन, मतलब AIPMT का 2006 का क्वेश्चन है, बट मैंने इस क्वेश्चन को लिया है तो इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि बहुत मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन अगर हमारे पास आएगा तो जो चीज मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं उस चीज को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि चीते की चाल, बाज की नजर और मनोज सर की ट्रिक पर संदेह करने वालों का मतलब निश्चित ही परिणाम क्या होता है आप सोच सकते हैं। तो आपको संदेह बिल्कुल नहीं करना है। आप यहां पर देखिए कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय, यानी ये आपको दे रखी है वेलोसिटी, ठीक है। बाकी ये सब आपको दे रखा है। मैंने अभी आपको बोला कि क्वांटिटी जो होती है जब ऐड हम करते हैं तो सिमिलर यूनिट्स रहती है, ठीक है। तो उसी से देख के आप इसको आंसर को बता सकते हैं। देखिए इतना सारा ऑप्शन लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगता है। आपकी चीते जैसी चाल होनी चाहिए, बात जैसी नजर होनी चाहिए, आप सीधा देखेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता है कि ये टी और सी दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी इन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? जल्दी बोलो, इन दोनों की यूनिट्स क्या होनी चाहिए? सेम। सोच लिया करो दिमाग में यार कि क्लास में बैठे हैं, इन दोनों की यूनिट्स हमारे पास क्या होनी चाहिए? सेम। तो टी प्लस सी अगर यूनिट सेम होगी तो हमारे पास सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। देख लो सारे ऑप्शन आप चेक कर लो, आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन होगा जिसमें टी की वैल्यू यही है। सर ये तो आपने ऐसे निकाल दिया, अब दूसरी वैल्यू बताइए। आप दूसरी कैसे निकालेंगे? दूसरी बता देते हैं भाई। वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? लेंथ बाय टाइम होती है। नीचे वाली वैल्यू आपके पास अलग टाइम है, तो बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास? लेंथ की होगी। इसको भी वेरीफाई कर लिया भाई, बी की वैल्यू भी लेंथ है हमारे पास। बाकी देख लो आप, किसी में भी लेंथ नहीं है। सर ऐसे नहीं होता, सर दूसरे वाले का देख के बताइए। अरे यार यकीन ही नहीं करता है। तो मैंने बोला कि आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं, तो v और at को आप इक्वेट कर दीजिए। a अगर आपको निकालना है तो v बाई टी, v आपके पास क्या है? लेंथ बाय टाइम, यानी कि आपके पास lt माइनस 2, ये आपके पास आ गया, यानी कि ये भी सही है। देख लो आप। तो आपको क्या देखना है? बेसिकली एक एक वैल्यूज जो हमारे पास एडिशन में आ रही है सेम रहती है, सेम यूनिट होगी आपके पास। और इस चीज को यूज करते हुए अगर कभी भी वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शंस में आ जाते हैं तो उन क्वेश्चंस को तो आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो डायमेंशंस वाइज क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब भी कोई वेरिएबल्स में अगर ऑप्शंस हमें दिख जाते हैं। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। देख के आप तुरंत बता सकते थे। सो ये हमारी चल रही है एनसीईआरटी दिल से सीरीज, जिसमें हम एक मिथ ब्रेक कर रहे हैं कि आपको नीट क्रैक करने के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल पढ़नी है। एक तरीका होता है पढ़ने का, आपको पैटर्न्स एनालाइज करने हैं कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पहले आ चुके हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं उसके लिए हम और भी क्लास आपके लिए लेके आएंगे। नीट रैंक प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। किस टॉपिक पर आप पर्टिकुलरली वीडियो चाहते हैं पहले, उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास। बाय बाय।